नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। मध्यांचल के एमडी भवानी सिंह ने कृष्णा नगर में इंद्रलोक हाइडल कॉलोनी आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। भवानी सिंह ने न केवल आवासीय परिसर का उद्घाटन किया बल्कि वृक्षारोपण समारोह में भी भाग लिया। इसके अलावा उद्घाटन के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से जुड़ी एक बड़ी घोषणा भी की। इसका क्या उद्देश्य है और उपभोक्ताओं के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिल सके, इसके लिए स्मार्ट मीटर स्थापित उपभोक्ताओं के परिसर पर कराए जा रहे हैं। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये मीटर्स के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए कि कहीं मीटर खराब मीटर की रीडिंग समय से मिल नहीं रही है या इस प्रकार के कोई जो एक्सेप्शंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। और इसके माध्यम से जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हमारे वितरण खंड के अधिकारियों को प्राप्त होगी, वो भी उनमें भी इस कंट्रोल रूम के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे AMISPs हैं, ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके कर्मचारियों का, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जब इस प्रकार से होता है कि जो मैनुअल मीटर है वो तो उसमें सुधार हो जाता है, किसी की लाइट कट गई या कहीं रिचार्ज कराना है, बट अगर इसमें आता है स्मार्ट मीटर में समस्या आती है तो कई कई दिन लग जाते हैं। बोलते हैं हमारे से नहीं होगा, आप फोन करिए, वहाँ जाइए, बीच में छुट्टी पड़ गई तो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर प्रताड़ित होता है सर इसमें। हाँ, देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि जब कोई तकनीक नई होती है तो उस नई तकनीक में शुरुआत में कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, परंतु अब काफ़ी लंबे समय से हमारे प्रदेश में ये स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है और पूर्व में जो स्थितियाँ थी उसमें गुणवत्ता पर गुणात्मक सुधार अब हो चुका है और अब उतनी संख्या में और उस सीमा तक समस्याएं नहीं आ रही हैं। परंतु फिर भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल समाधान करने के लिए ही और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जो पूर्व का अनुभव है उसके प्रकाश में और अधिक अच्छे बेहतर ढंग से चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई है। सर एक आपके विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बदायूं में एसी साहब हैं और उनको जो मीटर, जो नए स्मार्ट मीटर की सप्लाई हो रही, नोएडा जा करके 6,000 मीटर 4 घंटे में वो गिन करके इंस्पेक्शन करके चले आए। आरोप लगा कि 6 लाख रुपए लेकर के चले आए, चेयरमैन साहब ने आपको जांच फॉरवर्ड की, उसमें वो लीक हो गई। क्या हो रहा है उस मामले में? इस प्रकरण में जैसा आप बता रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार की बात है तो उसको हम लोग जांच करवा करके और उसमें जो भी दोषी होगा उस दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी एक और मामले में भी जांच हुई और जांच करके रामचंद्र जी हैं वो चले आए, वहाँ बदायूं का ही प्रकरण है। वहाँ पर जो है बड़ा सा ट्रांसफार्मर 5 MVA का था, उसको बदल दिया गया बगैर जानकारी दिए हुए, कहीं भी लिखा पड़ी उच्च अधिकारियों को नहीं हुई, बदल दिया गया। उसकी जांच भी आई और जांच रिपोर्ट आप तक आ गई सर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप जो बोल रहे हैं उसकी सत्यता की जांच कराई जाएगी और जांच में जो सही पाया जाएगा उसके अनुसार। सर RDSS योजना जो चल रही है उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो काफी घटिया किस्म की है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसकी उसके साक्ष्य मेरे पास है। साक्ष्य आप उपलब्ध कराइए, उसकी जांच। आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं। उनको 50% सभी छटनी का लोग खड़े हैं आदेश सर, कर अभी दिया भी गया खड़े हैं है। सर। लोग जो आउटसोर्सिंग वाले हैं सब परेशान है, काफी लोगों को निकाला गया है। वो लोग 30% कह रहे थे अभी छटनी का आदेश दिया है। यात्रा निकाली थी, उसका प्रदर्शन किया था। पूर्वांचल में 3,000 लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला गया है, तो खैर वो तो उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। सर दूसरा है अधीक्षण अभियंता चौक, एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है रेवेन्यू बढ़ोतरी को लेकर के और विद्युत वितरण व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। वो मॉडल लगभग पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसका अध्ययन करके उसको प्रदेश में लागू करें। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। भाजपा के सहयोगी दल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझुआ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि समझौता केंद्र और बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। अगर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से सहमति नहीं बनी तो पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। दो दिन में घोषणा कर देंगे। हमने केंद्रीय संसदीय बोर्ड को अपना 3 नाम पैनल में भेज दिया है।
क्या वजह है यहाँ पर उतरने की? नहीं, हालांकि पार्टी गठबंधन में हमारी पार्टी पहले से मजबूत थी, आवाज भी हमारी पार्टी मजबूत है और 2027 के लिए हमारी पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है। अभी आपने देखा कि 26 सितंबर को वंचित समाज सम्मेलन कौशाम्बी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने संबोधित किया था। इसके बाद हमारा कार्यक्रम 16 नवंबर को आपको प्रतापगढ़ जनपद में है, 4 दिसंबर को बलिया में है। इसी तरह करते करते पूरे उत्तर प्रदेश में वंचित समाज सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे हमारे पार्टी और हमारे नेता के परिणाम के बाद पार्टी हमारी जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और युवा साथी तेजी से लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज भारी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में एनडीए में गठबंधन में है, ऐसे में अगर उपचुनाव में आप प्रत्याशी घोषित करेंगे तो इससे कहीं गठबंधन पर कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं, हमारा गठबंधन केंद्र में है, ना कि हमारा गठबंधन स्टेट में है। हमारे अगर हम 2 सीट मांग रहे हैं, अगर वो नहीं देंगे तो दोनों सीट पे हम प्रत्याशी उतार देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रत्याशी की घोषणा कब तक करेंगे? बस 2-1 दिन में हमारी प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे जी प्रयागराज, जी, उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे एनडीए कमजोर हो जाए, खराब मैसेज जाए। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो ये कैसे बदल गया? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये कहा था ना कि भाई स्टेट कमेटी जो निर्णय लेगा वो मेरे लिए मान्य है, उन्होंने ये कहा था। अभी 26 सितंबर को भी उन्होंने कहा जी, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जी, एनडीए को लेकर कोई सवाल उठे। नहीं, एनडीए को लेकर सवाल उठे। हम लोग गठबंधन में सीट मांग रहे हैं क्योंकि हमारा हक है। हमने 2000 इनको लोकसभा में भी मजबूती से हम लोग पिलर जैसे खड़े थे, चाहे कौशाम्बी हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, हर जगह हमने लोकसभा में इनके साथ थे। तो आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान जी भी आएंगे? जी बिल्कुल, वो अगर हमारा प्रत्याशी घोषणा हो रही तो निश्चित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रचार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कैसे प्रत्याशी को ला रहे हैं जी, कैसे प्रत्याशी को ला रहे हैं आप लोग? हम दोनों जगह अनुसूचित सीट पे, दोनों जगह अनुसूचित जाति उतारेंगे। अच्छा, ये सामान्य सीटें हैं, सूचित आप ले आ रहे हैं, तो क्या इससे लगता है कि आपको सफलता मिलेगी? जी बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहेगा कि निश्चित हमें सफलता मिले। हमारी पार्टी कम से कम दोनों जगह अनुसूचित समाज को समान सीट पे लड़ाने जा रही है। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला हमारा समाजवादी से रहेगा। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए अलायंस के साथ मिलकर चिराग पासवान भाजपा को सहारा देकर पीएम मोदी के लिए हनुमान साबित हुए थे, ऐसे में अब यूपी उपचुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी का 2 सीटों पर लड़ने का ऐलान करना भाजपा के वोटों की कटौती करने जैसा साबित होगा। वहीं सीएम योगी की उपचुनाव को लेकर हुई बैठक से निकले योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने इस मामले पर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का सहयोगी दल है, बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए और गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। चिराग के अलग चुनाव लड़ने के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि ये उनका फैसला है, वो जानेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उपचुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनकी पार्टी है, उनकी निजी सोच हो सकती है। उन्होंने अब की परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए कहा, उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन सहयोगी दल होने के नाते हम तो चाहेंगे कि सहयोगी दल बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपने जो गठबंधन धर्म होता है, ये दोनों पार्टियों को जो भी उसके साथ मिलकर होना चाहिए और अलग चुनाव लड़ने का निर्णय जो लिया होगा उसका जवाब वही दे सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के इस ऐलान के बाद एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी की क्या सहमति बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना इफेक्टिव होगा, ये बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रयागराज की फूलपुर और माझवा सीट शामिल है। इन दोनों सीटों पर जल्द ही पार्टी 2 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करेगी। कई नामों का पैनल संसदीय बोर्ड में चला गया है और बैठक के बाद ये नाम को निर्धारित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है लोक जनशक्ति पार्टी, और उसके बावजूद भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने यह ऐलान किया है कि वो 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लड़ेंगे और उनका कहना है कि हमारा एनडीए से
बीजेपी से जो गठबंधन है वो केंद्र में है और बिहार में है, उत्तर प्रदेश से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिस नाते यहाँ पे भी वो अब अपने पैर जमाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि राजीव पासवान के साथ चिराग पासवान और प्रदेश भर के और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें प्रचार में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों पर वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे जाने का ऐलान किया है तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए एक तरीके से हनुमान के रूप में साबित हुए थे चिराग पासवान, और अब इस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इसमें जो आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव उसमें भी वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल तैयारियों को तेज कर दिया गया है और 3 नामों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व में भेजा गया है। ये सब संसदीय बोर्ड में रखे जाएंगे और किसी एक नाम पर मोहर लगेगी तो प्रदेश इकाई के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर तैयार करके उसे दिल्ली भेजा जाएगा। और पार्टी उपचुनाव में बीजेपी की 2 सीटों की मांग पर थी लेकिन उनको नहीं दी गई, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके के इसमें नतीजे आएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ इनका केंद्र में और बिहार में एक मजबूत रोल सामने आ रहा है। अब उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक नहीं साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन के पहले दिन शुक्रवार को कुल 3 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। प्रथम चरण में झारखंड के कुल 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने निर्वाचन सदन धुर्वा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी, रांची और कांके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ने नामांकन पत्र भरा है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। नामांकन अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 1.25 करोड़ रुपए के अवैध सामान और नकदी की जब्ती की गई है। फेज 1 के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो कुल नामांकन 3 है। जमशेदपुर वेस्ट में 1 नामांकन, रांची में 1 नामांकन और कांके विधानसभा में 1 नामांकन, कुल 3 नामांकन है। अगला रिपोर्ट ESMS जिसमें सीजर का रिपोर्ट रहता है। तो सभी जिलों को मिला के अभी तक का कुल एजेंसीज का सीजर है 1 करोड़ 25 लाख। इसमें एजेंसी वाइज भी सीजर है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 64 लाख का, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का है 24 लाख का और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पब्लिक कमर्शियल टैक्स का 28 लाख का। तो ये कंपोनेंट वाइज भी है। जो सीजर कैश में है वो 28 लाख है, जो लिकर है वो 21 लाख है, ड्रग्स है वो 18 लाख है, फ्रीबी आइटम 64 लाख। इतना ही रिपोर्ट है आज के लिए। देखिए फ्रीबीज है कमर्शियल टैक्स के द्वारा कुछ आइटम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो फ्रीबीज कैटेगरी में आती हैं। तो ये कोई कांस्टेंट लिस्ट नहीं है। इनिशियली करीब 20 आइटम्स आइडेंटिफाई की गई थी, पर ये डेली बेसिस पे एनहांस होती है लिस्ट जैसे जैसे आइटम्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये वैसी आइटम्स हैं जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज की जा सकती हैं, तो उन सबको फ्रीबीज कैटेगरी में लिया जाता है। परचेज हुआ का हम आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, है ना। बाकी अभी क्योंकि आज प्रथम दिन है, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट का डाटा आता है कंप्लीट तो आपको एक ग्रुप पे हम लोग शेयर कर देंगे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली विशेषकर आनंद विहार क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली बसें हैं। रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आनंद विहार क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां सुबह 8:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI
454 तक गिर गया, जिसे गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदूषण रोधी उपाय सख्ती से लागू किए जा रहे हैं और धूल नियंत्रण के उपायों के लिए टीमें बनाई गई हैं। मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण रोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकार ने 99 टीमें बनाई हैं जो पूरे दिल्ली में धूल नियंत्रण के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा है कि वह पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र का दौरा किया है ताकि सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की निगरानी की जा सके। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहां पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे जीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज़्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स का यूज करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम, छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ छत्तीसगढ़ के मंत्री टैंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले में नक्सलियों के आईईडी हमले में शहीद हुए आईटीबीपी के 2 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनकी संख्या में कमी आई है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रयास जारी है।
वहीं विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसमें बड़ी सफलता मिल रही है। हम उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं और जब से हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं जब से सरकार बनी है तब से नक्सलियों में भड़कड़ाहट है, उनकी संख्या कम हो रही, या तो मारे जा रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं। और सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो और वहाँ पे एक विकास के नए रास्ते खुलें। जो मैदानी इलाके में जो विकास दिखते हैं वो विकास वहाँ भी रहना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है और उसके तहत काम कर रहे हैं। आइए, लगातार दबाव बना है नक्सलियों के ऊपर और जिस प्रकार संयुक्त अभियान चला है सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी फोर्स को मिलके, तो संयुक्त अभियान का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहा है और 38 नक्सली को एक दिन में सफाया किया गया और लगातार एक साल में करीब 190-99 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये अपने आप में सरकार की मंशा और अमित शाह जी का निश्चय बताता है कि आने वाले एक साल के अंदर नक्सलवाद पे पूर्ण विराम लगेगा। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।